नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 11 चैप्टर 9 पर पहुंच चुके हैं। पार्ट 2 हम देख रहे हैं, पार्ट 1 बना चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा पार्ट 1, प्लीज पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट समझेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चैप्टर का नाम है। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा बेस इस चैप्टर का देख चुके हैं। सोर्सेज हैं, ब्रिटेन की क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट फेज हुआ उसमें, ठीक है। सेकंड पार्ट अब हम शुरू करते हैं, कॉजेज। ब्रिटेन में क्यों हुआ वो देखा, अब ब्रिटेन में कैसे हुआ उसके रीजंस देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट पार्ट्स में इस चैप्टर के देखने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स हम एक्सप्लेन फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यूनिफाइड अंडर मोनार्की, कॉमन लॉज, सिंगल करेंसी, टैक्सेस ऑन गुड्स, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। अब नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंग्लैंड, फाउंडेड इन 1694, इंडिया एज कॉलोनी, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ये थोड़ा हमने देखा। मार्केट्स, इन्वेंशन ऑफ मशीन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड कैनाल्स, abundance of coal and iron, investment of capital, use of money as medium of exchange, labor supply and global significance of London। ये के सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। एमर्जेंस ऑफ लंदन। अब इनकी जो ये लंदन एमर्ज हुआ ब्रिटेन में, क्या है लंदन, वहाँ की कैपिटल है। वो इमर्ज हुआ, उसका कारण क्या था, और उसके कारण ही वहां पर बाकी चीजें हुई। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इकोनॉमी स्ट्रांग होनी जरूरी है उसके लिए। तो लंदन में क्यों पहुंचा ये सेंटर, पूरे इंटरनेशनल ट्रेड का यहाँ पर आया। तो पहले जो ट्रेड का सेंटर आता था एशिया और यूरोप में, उसका रास्ता कौन सा था, ये वाला रास्ता था, स्यूज कैनाल से। अब पहले हम 11th के पहले चैप्टर्स में हमने देखा था कि इटली के पोर्ट्स थे, मेडिटेरेनियन सी में ये है, यहाँ पर इटली इस तरीके की शेप है। यहाँ के पोर्ट्स थे जिसमें पूरे यूरोप में सामान पहुंचता था। तो इटली ग्रो किया, रेनेसां जो टाइम पीरियड था। उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम वर्ल्ड पूरा उभर कर आया, टर्किश रूलर्स आए, ऑटोमन एम्पायर आया, उन्होंने ये पूरा एरिया अब कैप्चर कर लिया, अपने अंडर ले लिया, और ये जो पूरा रूट था ये ब्रेक हो गया। मतलब यूरोप और एशिया के बीच में जो ट्रेड था उसमें उबड़ खाबड़ कई सारी चीजें हो गई। तो अब यूरोपियंस ने नया रास्ता निकाला, इन्वेंशन, एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ, डिस्कवरी शुरू हुई नई लैंड्स की, और एशिया में कैसे दूसरे रास्ते से क्या हम पहुंच सकते हैं वो चीजें हुई। तो उन्होंने नया रास्ता निकाला अफ्रीका से, यहाँ से घूम के पूरा ग्लोब भी घूम के ये भी बाद में उन्होंने निकाला था, ठीक है। तो ये जब नया रूट बनता है तो कहाँ आता है ट्रेड का सेंटर। यूरोप में जो पहले इटली था वो कहाँ से अब कहाँ चला जाएगा, लंदन में चला जाएगा। ट्रेड सेंटर यूरोप का, तो यूरोप के लिए जो ये लंदन था, ये सिर्फ यूरोप के लिए ही नहीं, बाद में पूरे वर्ल्ड के लिए, या फिर ट्रायंगुलर ट्रेड जो था उसके लिए भी सेंटर बन गया था लंदन। 18th सेंचुरी में बहुत सारे टाउन्स ग्रो हुए, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा ग्रो हुई यूरोपियन सिटीज में। तो 1750 से 1800 के बीच में जो 19 बड़ी बड़ी यूरोपियन सिटीज थी जहाँ पर पॉपुलेशन डबल हुई, बढ़ी, टाउन्स ग्रो हुए, उनमें से 11 तो अकेली ब्रिटेन में ही थी। मतलब जहाँ पर शहर ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, सिविलाइजेशन बढ़ रही है, वो सबसे ज्यादा कहाँ, ब्रिटेन में हो रही थी। लंदन वॉज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड की सबसे बड़ी सिटी कौन सी थी, लंदन, जो अब कैपिटल है उसकी। वॉज द हब ऑफ मार्केट्स एज वेल, वो मार्केट्स का भी हब थी। वहां पर सारे के सारे मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स भी वहीं पर थे, बैंक्स भी वहीं पर थे। लंदन वॉज अ सिग्निफिकेंट सिटी फॉर ग्लोबल ट्रेड। सिर्फ यूरोप का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए ट्रेड सेंटर बन चुका था लंदन। अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो सिटीज है, पॉपुलेशन है, ऐसे बहुत अलग अलग जगह फैली हुई है। और उसके बाद कहाँ है जहाँ पर इंडस्ट्रीज बन सकती हैं, कोल और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है, वो बड़ी बड़ी सिटीज यहाँ पर पहुंच गई थी, ऐसे सेंटर बन गए थे। इधर है, इधर है, ये आपका यहाँ पर लंदन है, इधर मैनचेस्टर वगैरह है, ठीक है। कहाँ चले गए। By 18th century, global trade shifted from Mediterranean ports of Italy and France to Atlantic ports of Holland and Britain। अब यहाँ पर है ये मेडिटेरेनियन सी, आपका मध्य सागर, यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ रहा है। तो ये सिर्फ यहाँ का फर्क नहीं पड़ा, यूरोप का ही नहीं हुआ,
यूरोप, लंदन जो है यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो ये ट्रायंगुलर ट्रेड बन रहा है ना, ट्रायंगल की शेप, इसका सेंटर भी लंदन बना। ठीक है, लंदन ऑल्सो बिकम a सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड, अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। उसने एम्स्टर्डम को इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में शिफ्ट कर दिया लंदन से, मतलब लंदन में शिफ्ट हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा रीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। अब क्या है ना, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच सकते हैं और उनमें खर्चा कम लग रहा है, तो वहां पर चीजें जल्दी ग्रो होंगी, डेवलपमेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और बहुत ही जल्दी होगा, फास्टर रेट पे होगा और चीपर रेट पे होगा। उसमें क्या फायदा हुआ इंग्लैंड को, इस किन चीजों से फायदा हुआ ये ट्रांसपोर्ट में, इन नदियों से। ये जितने भी ब्लू ब्लू कलर के लाइंस दिख रही हैं ये सारी नदियां हैं, बहुत सारी, और सारी समुद्र में जाकर उतरती हैं। तो क्या होगा, समुद्र से भी सीधा का सीधा अंदर के शहर बाहर के कोस्टल एरिया से जुड़े हुए हैं, बहुत छोटी छोटी नदियां नहीं, अंदर तक पूरे फैली हुई है ना। ट्रांसपोर्ट बाय वाटर वाज चीपर एंड फास्टर देन लैंड। अब जो रोड है या लैंड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि वो ज्यादा हैवी भी पड़ता है, खर्चीला भी पड़ता है और लेट भी होता है। बल्कि वाटरवेज क्या है, चीप भी पड़ते हैं, खर्चा कम होगा, तो वही चीज आप प्रोडक्शन आपका कम उस रेट पे बन पाता है, तो आप उसका ज्यादा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर भी पाएंगे, बेच भी पाएंगे। During 1724, rivers in England provided 1160 miles of navigable water. ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ये नेविगेबल वाटर जो इनके लिए मिल रहा था वो पूरे इंग्लैंड को कवर कर रहा था। रिवर्स प्रोवाइडेड इजी मूवमेंट ऑफ कोस्टल शिप्स सिंस ऑल रिवर्स फ्लू इनटू द सी। कोस्टल शिप्स क्या, कोस्टर्स, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कोस्टर्स क्या होते थे, और चार ऑप्शन होंगे उसमें से आपको कोस्टल शिप पे टिक करना है। ठीक है, तो ये जो कोस्टर्स होते थे यानी कि कोस्टल शिप्स होते थे, ये सारी की सारी नदियां समुद्र में उतर रही हैं और अंदर तक जा रही हैं, तो वहीं से माल सीधा का सीधा अंदर के शहरों तक आराम से पहुंच सकता है। मतलब बाहर आ रहा है, उसके बाद अंदर आपको रोड के थ्रू ये खर्चा नहीं करना है कि अंदर तक लेकर जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है शहरों तक, है ना। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंग्लैंड। अब जो फाइनेंशियल सिस्टम इंग्लैंड का कैसे डेवलप हुआ, बैंक के थ्रू, इन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड फाउंड हुआ था, ये आज भी है, याद रखना है इसको। बैंक ऑफ इंग्लैंड कब बना, 1694 में, जो अब वहाँ का सेंट्रल बैंक है। 1784 में 100 से भी ज्यादा बैंक बन चुके थे इंग्लैंड में, और 1820 तक 600 से भी ज्यादा बैंक थे, और जिसमें से कि लंदन शहर में 100 से, अकेले लंदन में इनमें से भी 100 में से भी जो 100, सॉरी 600 में से जो 100 बैंक थे वो अकेले लंदन शहर में थे। अब जो इकोनॉमी, सिर्फ ये ब्रिटेन के लोगों के ही प्रोवाइड नहीं कराएंगे मनी लोन के लिए। आप इजीली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना जो प्रोडक्शन है या फिर अपना मार्केट है, अपना ट्रेड है, उसको ग्रो कर सकते हैं। और सिर्फ ब्रिटेन के लिए ही नहीं, क्योंकि लंदन में थे तो ये तो इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर है, ये सिर्फ ब्रिटेन के लोगों के नहीं, बाकी सभी लोगों को भी लोन के लिए पैसे देता था। तो सब जगह का सेंटर कहाँ पर आकर टिक रहे हैं, लंदन में आकर टिक रहे हैं, है ना। फिर आता है दूसरा रीजन, ब्रिटेन की इकोनॉमी ग्रो करने का। अब देखो, एक ही पूरी सरकार है, सब कुछ एक ही जैसा चल रहा है, तो ही तो ये बैंक जो है वो वहां पर ग्रो कर पाएंगे ना अच्छे से। सारा एक ही सिस्टम है वहां का, यूनिफाइड सिस्टम है ना। और उसी में आयरन इंडस्ट्रीज को इसी वजह से फायदा हुआ। अब पूरे के पूरे इंग्लैंड में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आयरन और कोल के रिसोर्सेज हैं, जो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में फायदा पहुंचाते हैं। और उसमें लेड, कॉपर और टिन, बाकी जो मिनरल्स है वो भी बहुत ही ज्यादा रिच रिसोर्सेज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा थे इंग्लैंड में। बट टिल द 18th century इंग्लैंड वाज नॉट हैविंग यूजेबल आयरन ड्यू टू द पुअर मेथड ऑफ स्मेल्टिंग। अब देखो, ये सारे रिसोर्सेज तो जमीन के अंदर थे उनके पास पहले से थे, तो पहले क्यों नहीं हुआ, पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले जो वो आयरन बनाते थे, उस आयरन जो धरती में से निकालता है वो ऐसे ही आयरन की प्योर आयरन नहीं निकलता है, वो ओर के रूप में निकलता है, जिसे आयरन ओर कहते हैं। और जो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है,
उस इम्प्योरिटीज को हटाकर फिर प्योर आयरन बनाया जाता है, ओर में से आयरन निकाला जाता है, आयरन ओर में से। तो वो जो प्रोसेस होता है प्योर आयरन निकालने का, उसे स्मेल्टिंग कहते हैं, मेथड ऑफ स्मेल्टिंग। वो अच्छा नहीं था उससे पहले तक। और जिससे आयरन ओर से जो प्योर आयरन निकाला जाता है, बनाया जाता है, वो किससे बनाया जाता था? चारकोल की हेल्प से। बर्न फ्रॉम बर्न टिम्बर। चारकोल कहाँ से मिलता है? टिम्बर, बर्न जो होती है, लकड़ी होती है, टिम्बर, उसको जलाकर चारकोल मिलता है। फिर उस चारकोल को यूज करके स्मेल्टिंग का मेथड प्रोसेस में लाकर आयरन बनाया जाता है, प्योर आयरन। अब ये इम्प्योरिटीज, चारकोल में बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज थी, वो बहुत ही ज्यादा ब्रिटल था, और उसकी वजह से अच्छा क्वालिटी का आयरन बन नहीं पाता था, और बहुत ही शॉर्ट सप्लाई में था। अब पेड़ों को, टिम्बर को काट काट कर चारकोल लोगे तो एक ना एक दिन तो इतने ज्यादा, इतना तो बड़ा ब्रिटेन है भी नहीं, शॉर्ट सप्लाई हो जाएगा बाद में, चारकोल बहुत ज्यादा मिलेगा भी नहीं। और दूसरा रीजन था, सप्लाई कम होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी ये प्रोवाइड नहीं करवा पाता था चारकोल। कम टेम्परेचर होगा तो फिर इम्प्योरिटीज निकलेंगी ना। टेम्परेचर, अगर आपको पूरी इम्प्योरिटीज निकालनी है तो टेम्परेचर हाई जनरेट करना पड़ेगा, तो चारकोल ही हाई जनरेट नहीं कर पाता था टेम्परेचर, तो इसलिए पुअर क्वालिटी का आयरन मिलता था। तो पुअर क्वालिटी का आयरन है तो इंडस्ट्रीज उतना ग्रो नहीं कर पाएंगी ना। ये इतने ज्यादा, ये देखिए, लेड के, कॉपर के, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, टिन है, इन सब की यहाँ पर खाने हैं ब्रिटेन में बहुत ज्यादा। फिर अब 1800, 18 सेंचुरी में क्या एक नया इन्वेंशन आया, इन्वेंशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, जिसकी वजह से अच्छा आयरन बनना शुरू हुआ, और आयरन का प्रोडक्शन है बाकी पूरे ब्रिटेन में जो था, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो अच्छा आयरन, प्योर आयरन बना रहा था, पिग आयरन से रॉट आयरन, वो ब्रिटेन में बनना हो शुरू हो गया था। अब ब्रिटेन से बाकी जगह पहुंचेगा, उसकी इंडस्ट्री, उसके क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट इसका ज्यादा बनेगा, तो ब्रिटेन ज्यादा ग्रो करेगा, उसकी इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, है ना। तो किन्होंने किन्होंने किया? वैसे तो जो आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं कि ब्लास्ट फर्नेस का ओरिजिनल आइडिया ब्रिटिश लोगों का नहीं था, ये इन्होंने चाइना से लिया था। ज्यादातर आप अगर पहले भी देखेंगे ना कि रेनेसां के टाइम पीरियड पे और इस टाइम पीरियड पे भी जो इन्होंने चेंज की शुरुआत हुई थी ना, वो एशिया, एशियन कंट्रीज से आइडिया ले लेकर ही हुई थी। इनकी अपनी, बहुत ही रेयर ऐसा है कि उन्होंने वहां से शुरुआत की थी। बहुत सारे एशिया से इन्होंने रेनेसां के टाइम पीरियड पे और इस टाइम पीरियड पे भी बहुत सारे आइडियाज लिए थे, और उन पर काम करके उन्होंने बेहतर बनाया था। अब इस टाइम पे इनके पास कंडीशंस अच्छी थी कि वो और ज्यादा उस पर काम कर सकते थे, क्योंकि बाकी जगह को उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना दिया था और उनको ग्रो करने नहीं दिया था, वहां से सब कुछ लेकर आ रहे थे। जैसे इसमें है ना एक पॉइंट, इंडिया एज कॉलोनी, और इसी तरीके से चाइना और बाकी जगह पर भी यूरोपियन कंट्रीज ने कब्जा किया हुआ था, तो वहां की चीजों को लेकर अपने को ग्रो करना, ये भी यूरोपियन लोगों की बड़ी खास बात है ना। तो अब देखते हैं, इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस, यूरोपियन लोगों ने किन्होंने इसको डेवलप किया था, अच्छे से बनाया था। फैमिली ऑफ आयरन मास्टर्स, द डार्बीज ऑफ शॉपशायर, ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द मेथड ऑफ आयरन स्मेल्टिंग। 3 जनरेशंस की एक फैमिली थी डार्बीज की, अब्राहम डार्बी। इन्होंने, ये आयरन मास्टर्स थे, मतलब आयरन का काम करते थे, लोहार थे ये एक तरीके से, हिंदी में बोले तो इन्होंने उसी पर काम किया। आइडिया इन्होंने चाइना से लिया, चुराया या समझा जो भी, और उसके बाद उस पर काम करके अपने यहाँ पर उस चीज को बनाना शुरू किया। ब्लास्ट फर्नेस यूज्ड कॉक, कॉक उसमें यूज किया चारकोल की बजाय। कोक ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जनरेट कर सकता है, उसने कोल को रिप्लेस किया, हाई टेम्परेचर जनरेट किया, तो आयरन की ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज छन के बाहर निकल गई, आयरन और ज्यादा प्योर होना शुरू हुआ। आयरन और होगा तो उतना ही मजबूत बनेगा। कोक वॉज डिराइव्ड फ्रॉम कोल। अब ये कोक क्या होता है? वो कोल से निकाला जाता है, कोल धरती के अंदर से निकलता है, और कोल में जो इम्प्योरिटीज होती है, सल्फर होता है, उसको हटा के कोक बनाया जाता है। द प्रोसेस वॉज फर्दर रिफाइंड बाय मोर इन्वेंशंस, और ज्यादा नेक्स्ट जनरेशंस ने इनमें और ज्यादा इन्वेंशंस किए, और अच्छा आयरन बनाने की कोशिश की। सेकेंड डार्बी ने और ज्यादा इन्वेंशन किए, और लेस ब्रिटल यानी कि रॉट आयरन उन्होंने डेवलप किया पिग आयरन से। पिग आयरन यानी कि जिसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, पिग आयरन में कम होती है। रॉट आयरन और भी ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, ये है इनका
इंग्लैंड में अब्राहम डार्बी डेवलप्ड द कोकिंग प्रोसेस इन अर्ली 1700s व्हिच एडवांस्ड मेटलर्जी एंड आयरन प्रोडक्शन। वैसे आपको पता है इंडिया में कहाँ पर एक आयरन पिलर है जिस पर आज तक रस्ट नहीं लगा है ना? ऐसे ही बता रही थी। कोलब्रुकडेल ब्लास्ट फर्नेस, ये एक पेंटिंग है एफ विवेर्स, 1758 में बनी है ये पेंटिंग। कोलब्रुकडेल की जगह है, वहां की है। ब्लास्ट फर्नेसेस लेफ्ट एंड सेंटर, ये लेफ्ट में, ये और ये सेंटर में, ये जिनसे ऐसा धुआं निकलता हुआ दिख रहा है ना, ये ब्लास्ट फर्नेसेस है बड़े बड़े, जिसमें आयरन बनाया जा रहा है। एंड चारकोल ओवंस, यहाँ पर ये चारकोल ओवंस है राइट में। हेनरी कॉट, नेक्स्ट आते हैं हेनरी कॉट। इन्होंने और अच्छा इन्वेंशन किया, डेवलप किया पडलिंग फर्नेस और रोलिंग मिल इन्होंने डेवलप की, जिसकी वजह से उसमें स्टीम पावर का यूज उन्होंने और ऐड किया। स्टीम पावर की हेल्प से इन्होंने क्या किया काम, प्योरिफाइड आयरन बार्स बनाई, मतलब बिल्कुल जो आयरन था निकालता था इनसे, ब्लास्ट फर्नेस पडलिंग फर्नेस से, उसमें से उसको रोलिंग मिल के थ्रू उन्हें बहुत बड़े बड़े आयरन बार्स बना दिया, उनको उसमें चेंज कर दिया आयरन को, बड़ी बड़ी आयरन बार्स। अब वो आयरन बार्स मजबूत, इतनी बड़ी बड़ी लोहे की बार है, उनसे नए प्रोडक्ट्स बनने शुरू हुए इससे, है ना? ब्रॉडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड। फिर आता है 1770s में, जॉन विल्किंसन ने फर्स्ट आयरन चेयर बनाई, लोहे की चेयर। मतलब और भी ज्यादा चीजें जिन्होंने सबसे पहले बनाई थी उनमें से एक जॉन विल्किंसन है, जिन्होंने आयरन पाइप्स बनाई थी अलग अलग साइज के, और उन्होंने कास्ट आयरन का यूज किया था इन वाटर पाइप्स को बनाने के लिए, जो बहुत लंबी लंबी दूरी तक वाटर सप्लाई को इजी बना सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इन 1779 में जो डार्बी थर्ड जनरेशन है, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट आयरन ब्रिज बनाया, वर्ल्ड का सबसे पहला आयरन ब्रिज कोलब्रुकडेल में। अब ये क्वेश्चन अगर आएगा आपको कंफ्यूज कर देगा, डार्बी सेकंड, डार्बी थर्ड, फर्स्ट आयरन ब्रिज, ये तो हमको पता चल गया, चलो डार्बीज की फैमिली है, डार्बी ने फर्स्ट आयरन ब्रिज बनाया कोलब्रुकडेल में। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, थर्ड वाले, ठीक है। ये है पेंटिंग, और इसकी पेंटिंग किसने बनाई है, विलियम विलियम्स ने 1780s में। इस एरिया को बाद में आयरन ब्रिज के नाम से जाना गया, ये पूरा ब्रिज नदी के ऊपर है, ये आयरन का है, लोहे का है। रिजल्ट्स ऑफ द यूज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। अब देखो ब्लास्ट फर्नेस डेवलप किया और अच्छा आयरन बनाया, प्रोडक्ट्स बनाए, उसका इनके ब्रिटिश बाकी यूरोप की बाकी कंट्रीज से ज्यादा अच्छा कैसे बना, इस वजह से डेवलप कैसे हुआ। ड्यू टू द यूज ऑफ ब्लास्ट फर्नेसेस द ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्री quadrupled its output between 1800 and in 1830 and its products were cheapest to be available in Europe। उनका प्रोडक्शन चौगुना हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया सिर्फ 30 साल के अंदर, 1800 से 1830 में, क्योंकि और ज्यादा अच्छा वो बना रहे थे आयरन, बाकी जगह जो मिलता नहीं था, बाकी पूरे यूरोप में चीपेस्ट भी था और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो उसका क्या होगा, आउटपुट भी होगा और ज्यादा प्रोडक्शन भी होगा और बाकी जगह बिकेगा भी बहुत ज्यादा। इन 1820 a ton of pig iron needed 8 tons, और नेक्स्ट उन्होंने और ज्यादा उसमें अच्छा क्या किया कि पहले 1 टन पिग आयरन बनाने के लिए उनको 8 टन कॉल की जरूरत पड़ती थी, अब 1850 में उनको कितने, सिर्फ 2 टन की जरूरत पड़ती थी। तो 6 टन की बचत हुई ना, मतलब कोल कम लग रहा है, अब ज्यादा उतना ही आयरन प्रोड्यूस करना है 1 टन में, तो 8 की बजाय 2 टन कोल यूज हो रहा है और उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगा, फिर उस क्या बोल, पिग आयरन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी प्राइस और नीचे आ जाएगी और वो उसको और भी ज्यादा बेच सकते हैं, मतलब जो चीज और कम प्राइस में मिलेगी तो उसकी बिक्री भी ज्यादा होगी, है ना? तो 1848 तक ब्रिटेन वाज स्मेल्टिंग मोर आयरन देन अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और 1848 तक क्या हो गया, आयरन सबसे ज्यादा, जिस कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आयरन कौन बना रहा था, स्मेल्ट कर रहा था ब्रिटेन। ओके, तो सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट को हम यहीं पर खत्म करते हैं, थर्ड पार्ट में फिर से मिलेंगे। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मुझे ये चैप्टर खत्म होने से पहले कमेंट कर देंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगी, वरना थोड़ा फिर नेक्स्ट कोई चैप्टर खत्म शुरू हो जाता है तो समझाना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब मैसेज में टाइप करके कितना समझे ना। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होने से कुछ पहले नहीं समझ में आता तो कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगी उसको। तो फिर मिलते हैं थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।
जाने से पहले लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियोस को पसंद आती थी, और सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।